2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे अहम राज्यों में नए जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों के लिए नए राज्य प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विनोद तावड़े को यूपी की कमान सौंपी गई है। विनोद तावड़े इससे पहले हरियाणा और बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के दौरान वे राज्यसभा के प्रभारी थे। अब यूपी जैसे बड़े राज्य की चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी उनके हाथ में होगी। वहीं सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी की नजर 2027 के विधानसभा चुनावों पर है, जहां उत्तर प्रदेश और गुजरात में सत्ता बचाने और पंजाब में संगठन को मजबूत करने की चुनौती होगी। पार्टी के इस फैसले को चुनावी तैयारियों और राज्यों में संगठन को धार देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां मजबूत कर दी हैं। इसी क्रम में अपनी नई रणनीति के तहत बीजेपी ने नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। देखना ये होगा कि ये नए प्रभारी यूपी की या और जो राज्य हैं उनकी जो राजनीति है उसमें कितना असर पैदा करते हैं। वंदे मातरम विवाद पर रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। बोले आजादी के आंदोलन पर एकाधिकार का दावा करना बंद करे कांग्रेस। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय गीत और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान ऐसा लगा कि सोनिया गांधी पूरे वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जता रही थीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो कभी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा, मैं वंदे मातरम नहीं गाता था और आगे भी नहीं गाऊंगा, बस खड़ा हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। आजादी के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। जापान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार औद्योगिक क्षेत्र में गतिशीलता को लेकर बैठक कर रही है और दिल्ली में इसको लेकर एक बड़ा जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा पूरी तरह निवेश और औद्योगिक साझेदारी पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सदस्यों और निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा होगी। दौरे के दूसरे दिन यानी 19 अगस्त को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसमें जापान के बड़े उद्योगपति और कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इसी दौरान यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को भी सामने रखा जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि साझेदारी को जमीन पर उतारकर यूपी को देश के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में 2 दिवसीय दौरा है, जिसके तहत वो लगातार ताज होटल में जापान से आए हुए तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कैसे भागीदारी बढ़े इस पर मंथन करते नजर आएंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी स्वयंसेवकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही पीआरडी जवानों और उनके परिवारों के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी शुरू की गई है। गोरखपुर में आयोजित पीआरडी स्वयंसेवकों के सम्मेलन में सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की और स्वयंसेवकों को चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित किए। इसके तहत जवानों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। वहीं लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का भी शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवक कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बढ़ा हुआ ड्यूटी भत्ता और कैशलेस चिकित्सा सुविधा सरकार की बड़ी सौगात है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों के सम्मान, सुविधाओं और कल्याण के लिए लगातार कदम उठाती रहेगी। मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ भीषण सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत के मामलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान।
मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद होनी चाहिए। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के भिंड में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के मजदूरों की दुखद मृत्यु पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृतकों के शवों को सुरक्षित तरीके से उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मध्य प्रदेश की सरकार से लगातार संवाद बनाए रखने और हादसे में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने मृतक मजदूरों के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मजदूर के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। भिंड हादसे में मारे गए मजदूर के परिवारों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम वाजपेयी। दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। परिवार को मुआवजा हो, सरकारी नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे आप विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस द्वारा घर से ले जाने का आरोप लगा है। आपका दावा है कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सादे कपड़ों में पहुंचे करीब 20 पुलिसकर्मी विधायक को अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस या दिल्ली सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की चाकू मारकर हत्या के बाद पिछले 2 दिनों से धरना चल रहा था। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आप विधायक कुलदीप कुमार भी प्रदर्शन में शामिल थे। अब आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सादे कपड़ों में करीब 20 पुलिसकर्मी विधायक के घर पहुँचे और उन्हें अपने साथ पार्टी ले गए। पार्टी का आरोप है कि परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि विधायक को कहां ले जाया गया है और उनका फोन भी साथ नहीं ले जाने दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मृत सफाई कर्मचारी के शव का परिवार की सहमति के बिना अंतिम संस्कार कराने का दावा बना रही है। उनका दावा है कि हजारों सफाई कर्मचारी 2 दिनों से धरने पर बैठे थे और सरकार से उनकी मांगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इससे पहले विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और शव का जबरन दाह संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इन आरोपों पर भी अभी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप विधायक को पुलिस द्वारा ले जाने और सफाई कर्मचारी के शव के जबरन अंतिम संस्कार के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि पुलिस इस कार्रवाई को लेकर के क्या सफाई देती है और मृतक के परिवार की मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। 24 दिन से जारी छात्रों की लड़ाई आखिरकार सरकार के फैसले के बाद एक बड़े पड़ाव पर पहुंची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष कैबिनेट बैठक के बाद JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों का जांच करने का भी बात कहा है। फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है, लेकिन CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। झारखंड में 24 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन सरकार के बड़े फैसले के बाद फिलहाल एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष कैबिनेट बैठक के बाद JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही TDPL की ओर से आयोजित परीक्षाओं, जारी परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से अब तक हुई छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों की जांच होगी। SIT और CID की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में अपना आमंत्रण अनशन खत्म कर दिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो की मौजूदगी में उन्होंने अनशन तोड़ा। हालांकि छात्रों की CBI जांच की मांग अभी भी कायम है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने साफ कहा कि CBI जांच के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। देवेंद्र नाथ महतो ने भी कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
सरकार ने परीक्षा रद्द कर छात्रों को फिलहाल बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच अब भी बरकरार है। ऐसे में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द होना आंदोलन का अंत है या नई लड़ाई की शुरुआत, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। अब नजर इस बात पर बनी हुई है कि छात्रों की बाकी मांगों पर क्या फैसला सरकार लेती है। के बुराड़ी इलाके में एक सूटकेस में 17 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर अजीत विहार इलाके में फेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के रिश्ते के भाई को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में हत्या की वजह लड़की का प्रेम संबंध बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बुराड़ी के अजीत विहार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सूटकेस के अंदर 17 साल की लड़की का शव बरामद हुआ। पुलिस को मामले की जानकारी पीसीआर कॉल के जरिए मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसके अंदर लड़की का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मृतका के रिश्ते के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविवार को लड़की की कथित तौर पर हत्या की गई और उसके बाद शव को सूटकेस के अंदर बंद करके अजीत विहार में डंप कर दिया गया। शुरुआती जांच में आरोपी और मृतका के बीच भाई बहन का रिश्ता बताया जा रहा है और पुलिस को आशंका है कि लड़की के प्रेम प्रसंग से आरोपी नाराज था। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूतों को जुटा रही है और जांच कर रही है। बुराड़ी में सूटकेस से लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी रिश्तेदार पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि हत्या कब और कहां की गई और शव को अजीत विहार तक कैसे लाया गया। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह मामले सामने आ पाएंगे। इससे जुड़े कई सवालों के जवाब भी मिलने की अभी उम्मीद बाकी है। अपने कैमरामैन साथी नरेश के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। एम्स की रिपोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत को आत्महत्या बताया है, लेकिन मामले की जांच अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। सीबीआई ने आईफोन और डीवीआर की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच जारी रखने की बात कही है। साथ ही दहेज मृत्यु से जुड़ी धाराओं में को लेकर के दोनों पक्षों के अलग अलग दावे, ऐसे में लंबी जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट इस मामले की आगे की दिशा तय कर सकती है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में दिल्ली एम्स के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की 11 पन्नों की फाइल फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। सीबीआई को सौंपी गई रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने मौत को आत्महत्या बताया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा के शरीर पर ऐसी कोई मेडिकल चोट नहीं मिली जो मौत से पहले मारपीट या संघर्ष की ओर इशारा करती हो। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिंगेचर से एंटी मार्टम हैंगिंग बताई गई है। वहीं सीबीआई की चार्जशीट में जांच से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए। एजेंसी के मुताबिक आरोपी गिरिवाला सिंह और समर सिंह के खिलाफ अपराध स्थापित होना बताया गया है। दहेज मृत्यु से जुड़ी धारा को लेकर हालांकि अलग अलग दावे। आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि चार्जशीट के निष्कर्ष वाले हिस्से में दहेज मृत्यु या दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप कायम नहीं रखा गया है। वहीं ट्विशा के परिजनों के वकील का कहना है कि चार्जशीट के पहले पन्ने पर दहेज मृत्यु समेत अन्य धाराओं का जिक्र है। सीबीआई ने यह भी बताया है कि ट्विशा के आईफोन से डेटा एक्सटेंशन की रिपोर्ट और आरोपी के घर से बरामद डीवीआर की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी लंबित है। एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में दिल्ली एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने मौत को आत्महत्या बताया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा के शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं मिली जिससे हमला या संघर्ष के संकेत मिले। आगरा में ताजमहल को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मेहताब बाग पहुंचकर ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए पूजा अर्चना की और गंगा जल से जलाभिषेक करने का दावा भी किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने ताजमहल के पीछे स्थित मेहताब बाग में पहुंचकर शिव पूजा की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए आरती की और शिव चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान गंगा जल अर्पित करने और भगवा झंडा लहराने का भी दावा उन लोगों द्वारा किया गया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेहताब बाग पहुंचे थे। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इस मामले को नियमों का उल्लंघन बताया है। एएसआई की ओर से अहमदौला थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की गई है। एएसआई के मुताबिक संरक्षित स्मारक मेहताब बाग में धार्मिक गतिविधि और झंडा दिखाना प्रतिबंधित है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजमहल परिसर से जुड़े इस मामले में वीडियो सामने आने के बाद अब ये विवाद और भी बढ़ गया है। एएसआई की शिकायत के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
आगरा से हिंदी खबर के लिए मैं प्रीति नागिया। नैनीताल के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाघ आबादी के बेहद करीब पहुंच गया। नेशनल हाईवे 309 में एक बाघ दिन दहाड़े घोड़े को घसीटता हुआ जंगल में ले गया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे बाघ की मौजूदगी से लोग सहम गए। बताया जा रहा है कि झूला पुल चौराहे के पास गर्जिया पर्यटन जोन के गेट के नजदीक बाघ ने घोड़े को अपना शिकार बना लिया। घटना के समय आसपास लोग मौजूद थे और उनकी आवाजें भी सुनाई दी। आबादी से सटे इलाके में दिन के उजाले में बाघ के पहुंचने से स्थानीय लोगों में डर फैल गया। लोगों का कहना है कि इलाका दिन भर लोगों की आवाजाही वाला क्षेत्र है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया है। रामनगर वन प्रभाग की टीमों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। खासतौर पर जंगल से सटे इलाकों और झूला पुल की ओर जाने से बचने की सलाह भी दी जा रही है। रामनगर में बाघ के आबादी के बेहद करीब पहुंचने की घटना ने मानव वन्यजीव संघर्ष की अब और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल वन विभाग की टीम नजर बनाई हुई है और बाघ की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। देवभूमि उत्तराखंड में स्वरोजगार के साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत अभी तक 210 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे अभी तक हजारों लोगों को फायदा हुआ है और लगातार आगे भी फायदा होगा। उत्तराखंड के मूल निवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रदेश में रोजगार का नया माध्यम बन रही है। योजना के तहत जून महीने में 210 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को योजना के तहत 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण काफी सफल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए योजना के विस्तार का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग की समीक्षा के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। योजना के अगले चरण में अतिरिक्त 100 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। साथ ही जिलावार लक्ष्य तय किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को सौर ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के साथ न सिर्फ उत्तराखंड में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, बल्कि इससे स्वच्छ ऊर्जा भी मिल रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार का सौर ऊर्जा को लेकर एक अहम कदम है। इसी के साथ अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसके विस्तार से आगे आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।